टॉपिक है बच्चों सर्कुलर मोशन का, वो एक जाना पहचाना सा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। पहले भी हम सब ने ये फोर्स पढ़ी हुई है। डिफाइन हम इसको कैसे करते हैं, द फोर्स नीडेड टू बेंड द नॉर्मल स्ट्रेट पाथ इनटू सर्कुलर पाथ, द फोर्स इज नोन एज। अब बुक में बड़ा अच्छे और बड़े आसान तरीके से उसने दो मिसालों से समझाया है कि सेंट्रीपिटल क्या होती है। कहते हैं एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट की एक वेलोसिटी है v और डायरेक्शन है d। अगर इस पे एक कांस्टेंट फोर्स लगाएं हम इसी की डायरेक्शन में बिल्कुल पैरेलल टू द वेलोसिटी, तो कहते हैं इसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी कम से बढ़कर क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक स्ट्रेट लाइन में फोर्स लगे, इसमें स्ट्रेट लाइन में फोर्स लगे और वो कांस्टेंट फोर्स हो बच्चों, तो वो फोर्स किस में चेंज लाती है और किस चीज में चेंज नहीं लाती। इट विल चेंज इन मैग्नीट्यूड बट नॉट इन डायरेक्शन। वेलोसिटी की वैल्यू का बदलना आसान लफ्जों में क्या बदलना है, मैग्नीट्यूड। अब दूसरी बात जिससे सेंट्रीपिटल समझ आनी, कहते यही ऑब्जेक्ट जो अपनी v वेलोसिटी के साथ एक सर्टेन डायरेक्शन में जा रहा था, अब हम उस पर कांस्टेंट फोर्स पैरेलल नहीं लगा रहे बल्कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगा रहे हैं। ये वेलोसिटी है तो फोर्स हम उसके परपेंडिकुलर लगा रहे हैं। अब बच्चों एक बात पे ध्यान दो, फोर्स वेलोसिटी के पैरेलल होती तो वेलोसिटी ने बढ़ जाना था, 5 से 10 हो जाना था। अब पैरेलल तो नहीं है, अब वो क्या हो गई, परपेंडिकुलर। अब मैं इस बात में बढ़ने से पहले एक मिसाल देता हूं। फर्ज किया मेरे पास एक पत्थर धागे से बंधा हुआ है, लेकिन मैंने धागा पकड़ा नहीं हुआ, पत्थर पकड़ा हुआ। मैं पत्थर को बिल्कुल सीधा थ्रो करूंगा ना, तो पत्थर सीधा निकल जाएगा और ग्रेविटी की वजह से पैराबोलिक पाथ परफॉर्म करके नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि मैं धागे को यहां से दबा के पकड़ लूं, पत्थर को यूं धागे को स्ट्रेच करूं और पत्थर को सीधा फेंकूं, पत्थर सीधा चला जाएगा या मेरे पकड़ने की वजह से पत्थर एक सर्कुलर पाथ परफॉर्म करना शुरू कर देगा। इमेजिनेशन यही कहती है ना कि ऐसा ही होगा। तो मैंने तो उसको सीधी वेलोसिटी दी थी, लेकिन मैंने धागे को जब खींच के पकड़ा हुआ था तो मैंने टेंशन इन द स्ट्रिंग को टुवर्ड्स द सेंटर किया हुआ था। प्यारे बच्चों, लेक्चर सुन तो रहे हो, साथ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। यानी वेलोसिटी दी मैंने इस तरफ, टेंशन प्रोवाइड कर दी मैंने उसके परपेंडिकुलर, तो उसने क्या किया, इस कांस्टेंट फोर्स ने इस ऑब्जेक्ट की मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं किया, डायरेक्शन को चेंज कर दिया। यानी ये ऑब्जेक्ट बजाय सीधा जाने के एक कर्व पाथ को फॉलो करना शुरू हो गया। इस कर्व पाथ के इस मकाम पे पहुंचकर भी इसकी वेलोसिटी अगर पहले 5 थी तो अब भी 5 है, लेकिन इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन पहले ये थी और अब बदल के इस सिमत में चली। तो सेंट्रीपिटल फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है। ये क्या बदलती है और क्या नहीं बदलती। अभी आपने क्या देखा, इसने चेंज किया है किसको, डायरेक्शन को, लेकिन मैंने कहा कि किसको चेंज नहीं करती, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करती। तो हमारा मेन कंसर्न कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स जो किसी भी पार्टिकल को पाबंद कर देती है कि अब जब तक मैं हूं तो तुमने दायरे में घूमना है, जब मैं नहीं रहूंगी जिथे मर्जी जा, मैनू कोई फर्क नहीं पैदा, ठीक है। लेकिन जब तक सेंट्रीपिटल मौजूद है वो चीज पाबंद है कि वो किसमें घूमती रहे, दायरे। वेलोसिटी के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। किसको चेंज करेगी, डायरेक्शन को। किसको चेंज नहीं करेगी, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगी। ये बात बिठा के रखनी है दिमाग में, आगे बहुत सी चीजें इसके साथ अटैच होनी। इसका फॉर्मूला सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ही निकलता है। F इज इक्वल टू एम ए लिखें, लेकिन ए के साथ सी लिख दें टू रिप्रेजेंट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब अगले हिस्से में देखो, मास के नीचे मास आ गया है, एक्सेलरेशन के नीचे डायरेक्ट फॉर्मूला है। इस साल इसकी डेरिवेशन इन्वॉल्व नहीं है, पहले हुआ करती थी किताब में, अब नहीं है। A इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर। तो याद रखना बच्चों, ये फॉर्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का है। आगे मैं कहीं पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यूज करूं तो समझ लेना मैं ढके छुपे लफ्जों में सेंट्रीपिटल फोर्स ही का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि जिस तरफ एक्सेलरेशन उसी तरफ फोर्स। अगली बात, पहला फॉर्मूला ये याद रखना है, इससे भी न्यूमेरिकल सॉल्व होने। एम वी स्क्वायर ओवर आर में पता है ना, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा हमने।
ठीक है, जागते रहना है, ध्यान इधर रखना है बोर्ड पे। V इज इक्वल टू आर ओमेगा। इंतहाई कनेक्टेड लेक्चर है, मैक्सिमम आपकी और 10-15 मिनट की कंसंट्रेशन मुझे चाहिए, उसके बाद आप लोगों का वैसे ही नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो V इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर इस V की जगह हम लिख दें आर ओमेगा तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। आर ने एक आर से, तो आपके पास ये भी एक फॉर्मूला बनेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है लीनियर वेलोसिटी के साथ, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है एंगुलर वेलोसिटी के साथ। दोनों फॉर्मूलाज आगे जाके कौन कौन से इंपॉर्टेंट कारनामे कर सकते हैं, इसको हम इस लाइन में आके देखेंगे। लेकिन उससे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स कुदरत में एक बड़ी बहरूपिया फोर्स है। बहरूपिया क्या होता है, रूप बदलने वाला। अब हमने जब ये सीख लिया कि वो फोर्स जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी उसका नाम क्या होगा, अब सिचुएशन देखते हैं कि कहां कहां पर कैसे कैसे एक्ट करती है। अगर आप एक पत्थर को धागे से रस्सी से बांध के घुमा रहे हो सर्कल में, तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का रूप किसने धारा हुआ है, जवाब है टेंशन इन द स्ट्रिंग ने। जो स्ट्रिंग में, धागे में, रस्सी में तनाव पैदा होगा, उस तनाव की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सूरज ने इनको चक्कर में डाला हुआ है, तो ये सूरज है, ये प्लैनेट बजाय सीधा जाने के क्यों पाबंद है कि वो दायरे में घूमे, क्योंकि यहां पर कोई फोर्स तो है जो सेंट्रीपिटल की तरह काम कर रही है। और वो कौन सी फोर्स है, ऊंची आवाज में, ग्रेविटेशनल फोर्स। असल तो फोर्स कौन सी है, लेकिन चूंकि वो पाबंद किए हुए हैं कि प्लैनेट्स रिवॉल्व करें एक दायरे में, तो वो ग्रेविटी एक्ट कर रही है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पर सेंट्रीपिटल का रोल कौन प्ले कर रहा है, ग्रेविटी। भाई एटम्स को पढ़ते पढ़ते जिंदगी गुजर गई, और एटम का सबसे आसान नक्शा यही पड़ा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन घूमता है एक प्रोटॉन के गिर्द, प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन चक्कर में डाला हुआ। किस फोर्स के जरिए उसने ये चक्कर पाले हुए, सेंट्रीपिटल। लेकिन वहां पर सेंट्रीपिटल का काम कर कौन रहा है, जवाब है इलेक्ट्रिक फोर्स। कूलम लॉ पढ़ा कभी, के Q1 Q2 बटा, तो Q1 चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, Q2 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दोनों में है तो इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन का घूमना पड़ते हैं हम, तो घुमाती एक ही फोर्स है बेटा, और वो कौन सी फोर्स है। तो आप समझ आए ये बहरूपिया कैसे है। ये बहरूपिया ऐसे भी है, जब आप मोटरसाइकिल पर, गाड़ी पर किसी रोड पे टर्न लेते हैं, बेटा टर्न लेना घूमना ही है। अब आप इमेजिन करें, आप हाई स्पीड पे बारिश वाली रोड पे, जो चिकनी रोड हो, उस पे उतने कॉन्फिडेंस के साथ टर्न ले सकते हैं जितना खुश्क सड़क पे ले सकते हैं। तो इस खुश्की और तरी के दरमियान कौन सी चीज है जिसने आपको थोड़ा सा डराया है कि भाई गीली सड़क कम फ्रिक्शन रखती है और खुश्क सड़क ज्यादा फ्रिक्शन रखती है, तो आपको घुमा कौन रहा है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इज बिहेविंग एज। तो जब भी कोई गाड़ी किसी रोड पे टर्न ले, आपकी बाइक किसी रोड पे टर्न ले, तो बेटा वहां पर जो फोर्स आपको घुमाने का काम करती है वो असल में क्या है, रोड फ्रिक्शन। और रोड फ्रिक्शन इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। बातें समझ आ रही, ठीक है। अब जहां गाड़ियों की, बाइक्स की रेस लगती है, वहां पे, या हमारे भी जब बाईपास पे शार्प टर्न्स हो, आपने गौर किया होगा कि रोड जब टर्न होती है तो रोड की एक साइड थोड़ी सी ऊपर उठा दी जाती है। तो बहुत शार्प टर्न और तेज जीटी रोड का खासकर टर्न हो, तो रोड बिल्कुल फ्लैट नहीं होता, रोड की एक साइड ऊपर उठी होती है। रोड अगर बिल्कुल फ्लैट हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से या कम फ्रिक्शन प्रोवाइड होने की वजह से गाड़ी स्किड कर सकती है। लेकिन उसी स्पीड पे टर्न लेना है तो गाड़ी अगर इस शेप से इस शेप में आ जाएगी तो अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाती है, और वो फ्रिक्शन इतनी हो जाती है कि वो किसका किरदार अदा कर सके, और गाड़ी को क्या दे सके, टर्न। तो अब आप अपनी लाइफ में रोड्स पे कभी शार्प टर्न्स के करीब रोड को इम्बैलेंस देखें तो इसे इंजीनियरिंग की करतूत नहीं समझना, इसे इंजीनियरिंग का कारनामा समझना है, ठीक है। कि उन्होंने समझा इस चीज को कि शार्प नैसकार रेसिंग एक रेस होती, उसका ट्रैक कभी आप देखना फ्लैट नहीं होता, उसका ट्रैक होता ही ऐसे। ओलंपिक्स में साइकिल रेस एक गोल ट्रैक के अंदर होती है, उसका ट्रैक कभी देखना होता ही ऐसे। तो ये ट्रैक को ऐसा रखने का मकसद एक सफिशिएंट फ्रिक्शन प्रोवाइड करना, और उस फ्रिक्शन को कैसे किरदार अदा करवाना है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, इसको मोमेंटम से रिलेट किया जा सकता है, काइनेटिक से, और कैसे इसे फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकाला जा सकता है, ये तीन बातें किताब में नहीं बताई हुई, इसलिए ध्यान से समझना। देखो मैंने यहां पे फॉर्मूला लिखा, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। ध्यान, इधर बहुत आसान चीज है।
मैं इसको अगर एक मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एम स्क्वायर हो जाएगा, और एक से डिवाइड भी कर दूं तो ये एम यहां पे आ जाएगा। एम स्क्वायर वी स्क्वायर को मैं मोमेंटम का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एम। इस तरह आप रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स में और पार्टिकल के मोमेंटम। ये फॉर्मूला, बस यहीं तक ये फॉर्मूला है कि आप सेंट्रीपिटल को किससे रिलेट कर सकते हैं, तो आप काइनेटिक से भी रिलेट कर सकते हैं। आप फॉर्मूला लिखें एफ सी एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब काइनेटिक का असल फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 एम वी स्क्वायर। तो ऐसा कर लो कि इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर लो और 2 से डिवाइड भी कर लो, तो इस सारे फॉर्मूला को पढ़ो, ये क्या पढ़ा जाएगा, 1/2 एम वी स्क्वायर। यानी ये जो सारा मैंने इंसर्कल किया इसको मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी, जबकि ये ज़रब किससे खा रहा है और डिवाइड किससे हो रहा है। तो आप सेंट्रीपिटल फोर्स को काइनेटिक एनर्जी से भी रिलेट कर सकते हैं। उससे अगली बात, सेंट्रीपिटल फोर्स को फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, अगर कोई चीज यहां से चल के अपना दायरा मुकम्मल करती है तो जिस देर में उसने दायरा मुकम्मल किया उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं। अब इस जगह पर आपने ये वाला फॉर्मूला नहीं, ये वाला यूज करना। जब कभी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का धोखा मिलने वाला हो तो इस फॉर्मूला से निकल जाए, उसमें आ जाए जिसमें ओमेगा हो। वो क्यों, क्योंकि देखो एफ सी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा का स्क्वायर। ये जो ओमेगा होता है ये 2 पाई एफ के बराबर भी होता है, और ये जो ओमेगा है ये 2 पाई बटा टी के बराबर भी होता है। कैसे होता है ये मैं साबित कर देता हूं। अगर आप भूले नहीं है, याददाश्त नहीं गई गुजरी, तो ओमेगा का ये फॉर्मूला तो याद ही है ना, अभी पिछले लेक्चर्स में पढ़ा, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टाइम। एक मुकम्मल दायरे का एंगल 2 पाई रेडियन होता है और उसके टाइम को टाइम पीरियड कहा जा सकता है। तो ओमेगा ही क्या बन गया, 2 पाई बाई टी, और 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो 1/t की जगह क्या लिख दिया, फ्रीक्वेंसी। समझ आ गई बात की। तो वी कैन रिलेट एफ सी विद मोमेंटम, एफ सी विद काइनेटिक एनर्जी, एफ सी विद फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। एप्लीकेशंस में 3 एप्लीकेशंस लिखी हैं, तीनों एप्लीकेशंस का कुल निचोड़ बता रहा हूं आपको। एप्लीकेशंस में जो सेंट्रीफ्यूज और क्रीम सेपरेटर है, ये लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स हैं और कुछ डेयरी इक्विपमेंट्स हैं। इनका काम घुमा के, इनका करना मकसद क्या होता है, घुमाने का मकसद है कि मिक्सचर में मौजूद हल्के और भारी पार्टिकल्स अलग हो जाए, हल्के और भारी पार्टिकल्स अलग हो जाए। इस बात को ज्यादा लंबे अरसे तक याद रखने के लिए ये डायग्राम बुक पे लाजमी बना लेना, डायग्राम से फौरन समझ आ जाए। और कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया ना, आपको फौरन पता चलेगा आपने क्या आंसर करना। जब कोई चीज हाई स्पीड पे घूमेगी, कोई लिक्विड, तो याद रखना लिक्विड में 2 तरह के जर्रे हैं, एक भारी और एक हल्के। भारी और दूध से मक्खन अलग करना, दूध से मक्खन अलग करना। मक्खन एक भारी चीज है, दूध एक हल्की चीज है। इसी तरह जब भी किसी ऑब्जेक्ट को तेज घुमाया जाएगा तो ये डायग्राम याद रखना कि उसके जो लाइटर कम डेंस पार्टिकल या हल्के जर्रे होंगे वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब आके घूमेंगे, और जितने भारी जर्रे होंगे वो उससे किधर चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे। तो ये सेंट्रीफ्यूज का और क्रीम सेपरेटर का सेम रोल है कि हल्के जर्रों को इकट्ठा कर लिया जाएगा नियर द एक्सिस, और जो भारी जर्रे हैं वो भारी होने की वजह से, कम रफ्तार होने की वजह से आउटर एज की तरफ जाएंगे, और हल्के पार्टिकल्स तेज घूमने की वजह से इनर एज की तरफ आ जाएंगे। हल्के और तेज में आप देखो, अक्सर एक तजुर्बा किया होगा, बेसन में पानी इकट्ठा किया, उसके जो नीचे होता है होल, उसको बंद करके पानी इकट्ठा कर लिया। अब उसमें होल को ओपन करें तो पानी एक भंवर बना के निकलना शुरू हो जाता है। भंवर का बिल्कुल जो सेंटर है वहां पे स्पीड क्या है, ज्यादा है, और आउटर एज पे स्पीड क्या है। तो हल्के पार्टिकल्स तेज घूम सकते हैं, भारी पार्टिकल्स तेज नहीं घूम सकते। तो ये डायग्राम आपको मशले राह बनेगी कि लाइटर पार्टिकल्स को कहां रखना है, नियर द एक्सिस, और डेंसर किधर चले जाएंगे, अवे फ्रॉम एक्सिस। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल का बिल्कुल ऑपोजिट। लेकिन ये सेंट्रीफ्यूगल आप तब महसूस करेंगे जब आप खुद सेंट्रीपिटल वाली फोर्स का हिस्सा हो। आप गाड़ी में बैठे, हाई स्पीड पे आप टर्न लेंगे लेफ्ट को, तो आप पे किधर फोर्स लगेगी, तो आप पे राइट को लगेगी, बाहर खड़े हुए इंसान पे नहीं लगेगी। तो वही सेंट्रीफ्यूगल एक्सपीरियंस करता है जो सेंट्रीपिटल की जद में होता है। तो कपड़ों को ड्रायर मशीन में डाल के ड्रायर को तेज घुमा दे, अब कपड़ों पे फोर्स लगे लेट से इनवर्ड, और उसके अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उस पे फोर्स लग रही है आउटवर्ड, या इन शॉर्ट सारी सब ऑब्जेक्ट पे भी आउटवर्ड लग रही है। तो पानी चूंकि सेपरेट हो सकता है वहां से, और ड्रायर का जो सारा वो बर्तन होता है अंदर, जो स्टील का एक सिलेंडर होता है उसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं,
वो इतनी हाई स्पीड में घूमता है कि एक एक्सटेंसिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है जो एक्सेसिव पानी को बाहर निकाल देती है और कपड़ा जो है वो जल्दी ड्राई हो जाता है। तो ये 3 एप्लीकेशन है। सेंट्रीफ्यूज, आप अक्सर आजकल लैब्स में टेस्ट करवाने जाए, आपका ब्लड सैंपल लेते हैं, आपको पता है आपका ब्लड सैंपल लेते ही वो सेंट्रीफ्यूग मशीन पे रख देते हैं। सेंट्रीफ्यूग मशीन उसको काफी देर तक घुमाती रहती है जस्ट टू सेपरेट आउट डेंसर पार्टिकल्स एंड लाइटर पार्टिकल। तो दुनिया में जिसका भी ब्लड सैंपल लिया जा रहा है वो पहले किसको दिया जा रहा है? सेंट्रीफ्यूग। ये सेंट्रीफ्यूग आपके ब्लड की क्रीम सेपरेटरी है, ब्लड के हैवी और लाइटर पार्टिकल्स को क्या कर देती है? अलग कर देती है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स ने इंसान को इस काबिल बना दिया कि हमने अपने जासूस जमीन से उठा के आसमान पे भेज दिए। कौन से जासूस? जिन्हें हम आज के दौर में क्या कहते हैं? सैटेलाइट्स। 19,000 सैटेलाइट्स इस वक्त जमीन के गिर्द महवे गर्दिश हैं। 19,000, जिसमें से काम की बस 4,000 बची हैं, क्योंकि सैटेलाइट्स की लाइफ स्पैन कोई ज्यादा नहीं होती। 1950 की दहाइयों से लेकर आज के 2025 तक जो टोटल सैटेलाइट्स भेजी जा चुकी हैं उनकी तादाद 19,000 है। अगर कोई बात ना समझ आए तो कमेंट्स में सर अली से पूछ लेना, कंफ्यूज मत होना। आज के दौर में ये तादाद इतनी तेजी से बढ़ रही है कि एक अकेले एलॉन मस्क की अगर हम बात करें, अंकल एलॉन जो है टेस्ला कार वाले, उनका प्रोजेक्ट है 40,000 सैटेलाइट्स स्पेस में भेजने का और एक स्टार लिंक इंटरनेट वो प्रोवाइड करना चाहते हैं दुनिया को कि वो कोई बंदा सहरा के बीचों बीच भी बैठा है ना टेंट लगा के, उसको भी इंटरनेट मिलेगा। इतना वो सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करेगी, स्टार लिंक उसको बोलते हैं। सैटेलाइट का जमीन के गिर्द घूमने का प्रिंसिपल क्या है भाई? यही है। घुमाना किसने है? सेंट्रीपिटल फोर्स की बजाय जरा और अच्छा कर लो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ने घुमाना है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है? वो मैन मेड ऑब्जेक्ट जो जमीन के गिर्द घूम सके। मैन मेड मैंने क्यों कहा? इसके अलावा भी कोई मेड ऑब्जेक्ट है तो गॉड मेड ऑब्जेक्ट है ना। जमीन के गिर्द चांद नहीं घूम रहा, घूम रहा है ना, तो वो नेचुरल सैटेलाइट है। हम क्या बना रहे हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। कैसे भेजनी है भाई? एक सफिशिएंट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए, प्रोवाइड कर दोगे चीज घूम लेगी, नहीं प्रोवाइड करोगे तो चीज नहीं घूमेगी। अब इधर देखना, फॉर्मूला ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। ये ए स्पेस में जमीन किस शक्ल में प्रोवाइड करेगी? ग्रेविटी। वी स्क्वायर ओवर, ये आर यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ है। और जिस सैटेलाइट का हम इस वक्त निजाम पढ़ने लगे हैं वो समझ लें कि जमीन के करीब तरीन कोई सैटेलाइट है जिसके बारे में हम ये फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर, वी अलग कर दो, जी आर बन जाएगा। तो जो जी होता है 9.8, रेडियस ऑफ अर्थ होता है कितना? 6400 किलोमीटर। पढ़ा भी हुआ है, दोबारा याद कराओ। रेडियस कितना? वेलोसिटी का आंसर आता है, बुक पे वेरीफाई कर लो, 7.9 यूनिट। बड़ा मजे का, किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर करना एक सेकंड में, 7.9 बुरा डिजिट है, 8 कर लो। 8 किलोमीटर तय करना एक सेकंड से। एक सेकंड गुजर गया, एक सेकंड कितना फासला तय किया? 1 मीटर भी नहीं किया। इमेजिन करना इस चीज को, एक सेकंड गुजर गया, ये 1 मीटर भी नहीं किया मैंने। ये कोई रफ्तार नहीं है। सैटेलाइट कितनी रफ्तार पाले तो जमीन के गिर्द घूम सकती है? कम से कम कितनी रफ्तार? 8 किलोमीटर अगर ये एक सेकंड में तय करने की काबिलियत रखती हो तो ये जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर सकती है। क्योंकि ये हमारी करीब तरीन सैटेलाइट बन सकती है, लिहाजा इसकी वेलोसिटी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी का भी नाम देते हैं कि भाई कम से कम इतनी रफ्तार लाजमी हो कि ऑब्जेक्ट जमीन के गिर्द घूम सके। कोई भी फासला, कोई भी सफर आप शुरू करते हैं, ज्यादा शौक होता है मंजिल हासिल करने का और ज्यादा शौक होता है कि भाई कम से कम वक्त लगे और मंजिल आ जाए। तो जिस सैटेलाइट ने सफर शुरू कर दिया है वो सफर खत्म कितनी देर में करेगी? वो सफर खत्म कितनी देर में करेगी, यानी उसका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या होगा? ज्यादा मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, एस इज इक्वल टू वी टी। अब जब सैटेलाइट ने पूरा घूमना है तो इसने सर्कमफेरेंस कवर कर लेना, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कौन सी? ये वाली, इसी से घूम रही है ना। टाइम को सर्कमफेरेंस ओवर वेलोसिटी कर दो, सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, वेलोसिटी 7.9। सॉल्व करने पे सेकंड में जवाब आता है 50-60। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, 50-60। और इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो, 84 मिनट। 84 में 6 मिनट और ऐड कर लो, 90 मिनट। 90 मिनट का 1.5 घंटा होता है। 1.5 घंटे में आपके 3 लेक्चर हो जाते हैं, या चलो 2 हो जाते हैं। जितनी देर में आप 2 लेक्चर्स पढ़ते हैं, ये सैटेलाइट पूरी रुए जमीन का एक चक्कर काट लेती है। जितनी देर में आप 2-3 लेक्चर पढ़ के कुछ भी नहीं कर रहे, ये सैटेलाइट पूरी जमीन का एक रेवोल्यूशन मुकम्मल करके अपनी जासूसी पूरी करके अगले चक्कर पे चली जाती।
अगले चक्कर को फिर कितना टाइम, 1.5 घंटा, 3 घंटे में 2 चक्कर, तो 24 घंटों में 16 चक्कर। एक पूरा 24 घंटे का सफर ये एक दिन में कितने चक्कर काट लेती है? 16 चक्कर। कहानी कनेक्टेड रखना दिमाग में। ये जमीन के करीब तरीन सैटेलाइट है, एक दिन में 16 चक्कर। चांद जमीन का सबसे दूर सैटेलाइट है, 28 दिन में 1 चक्कर। जो करीब तरीन है इतनी तेज है कि एक दिन में 16 चक्कर। चांद इतनी दूर है कि 28 दिन गुजरते हैं तब जाके 1 चक्कर। उसी में तो मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी ऐसे ही तो आता है। 28, 29, 30 साड़ियां ईदा हर बारी जाके 29, 30 रोजियां ते फंस जांदियां। तो ये चांद के दिन ही है ना, चक्कर है पूरा एक चांद का। अब आपने मुझे बताना है, मैंने यहाँ पे 2 चीजें लिखी हैं कि जो जमीन के करीब तरीन सैटेलाइट है उसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर सेकंड, चांद की है 1 किलोमीटर पर सेकंड। आसान से समझने वाली बात है। जमीन से जो सैटेलाइट जितनी दूरी पे जा रही है उसकी ऑर्बिटल स्पीड उतनी कम हो रही है। फासला बढ़ रहा है, ऑर्बिटल स्पीड कम हो रही है। डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। कैसे साबित कर सकते हैं हम ये इनवर्स रिलेशन? सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई सैटेलाइट को कौन घुमा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटी बिहेव कैसे कर रही? तो बस आखिरी फॉर्मूला डिराइव होने लगा। यहां पे लिख लिया mv² ओवर r, यहां पे लिख लिया gmm ओवर r स्क्वायर। एक r से r कट गया, m से m कट गया, v² इज इक्वल टू gm ओवर r और v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gm ओवर r। आपकी समझ के लिए सिर्फ मुझे आपसे यही पूछना है, स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड का डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ से क्या रिलेशन आ रहा है? इनवर्स। तो आप सैटेलाइट को जितना दूर भेजेंगे उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी उतनी कम चाहिए होगी, उतनी कम चाहिए होगी। बस इतना नॉलेज सैटेलाइट पे काफी है, वरना सैटेलाइट एक ना खत्म होने वाला मौजू है, इस पे जितना मर्जी बोल लिया जाए कम होगा। टॉपिक समझ आ गया? मेन अंडरस्टैंडिंग, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या चीज चेंज कर सकती है? ऊंची आवाज में, ओनली डायरेक्शन। ओनली चलते हुए ऑब्जेक्ट की सिर्फ डायरेक्शन बदलेगी, ये उसकी स्पीड चेंज। और आखिरी चैलेंज क्वेश्चन है मेरा आपसे, सेंट्रीपिटल फोर्स, मोमेंटम, सेंट्रीपिटल फोर्स, काइनेटिक एनर्जी। सेंट्रीपिटल फोर्स मोमेंटम चेंज कर सकता है या नहीं? काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकता है कि नहीं? चैलेंज क्वेश्चन है। जो बच्चा जवाब दे देगा ना, उसकी फोटो में थाने चलवाऊंगा। हाँ बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में से एक चीज को चेंज कर सकता है, गैस करो किसको? मोमेंटम को चेंज कर सकता है या काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकता है? अच्छा, कितने मोमेंटम के साथ है बच्चे? हाथ खड़ा कर। गुड, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है यार तुम लोग। जो काइनेटिक एनर्जी के साथ, ठीक है, और जो किसी के साथ नहीं, इन्होंने दिल करे ऊंची खड़ा कर दो। मोमेंटम वेक्टर है कि स्केलर? वेक्टर। ऊंची बात, मोमेंटम क्या है? काइनेटिक क्या है? काइनेटिक क्या है? काइनेटिक एनर्जी किसको चेंज कर सकती है? डायरेक्शन किसकी होती है? मोमेंटम की होती है, तो मोमेंटम को चेंज कर सकती है। काइनेटिक की डायरेक्शन होती है? नहीं होती। जिसकी डायरेक्शन नहीं है ये उसको चेंज भी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अपनी ताकत से, अपनी कुव्वत से मोमेंटम को बदल सकती है, लेकिन ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को चेंज। ये बात आपके सिर्फ दिमाग के वो डब्बे खोलने के लिए जिनको लगता होगा कि लेक्चर खत्म होके खत्म हो जाता है। लेक्चर हमेशा खत्म होके असल में शुरू होता है।